guys, welcome back to our YouTube channel. अपनी एंटिटी एग्जाम को टारगेट करते हुए आज हम अपने थर्ड चैप्टर को करेंगे। फर्स्ट 2 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप पहले फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को कंप्लीट करें, फिर थर्ड चैप्टर को करें। और ये चैप्टर हमारा थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो इस पे हम ज़्यादा फोकस देते हुए अपने इस चैप्टर को कवर करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आपने एनालाइज किया होगा कि इस चैप्टर से हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लेके माँ सरस्वती का नाम शुरू करेंगे अपना अध्ययन। तो हमारे थर्ड चैप्टर का नाम है बच्चों की आवश्यकताएं एवं अधिकार, कि बच्चों की क्या क्या आवश्यकताएं हैं और क्या अधिकार हमारी सरकार द्वारा बच्चे को दिए गए हैं, वो सब हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। भारत में बच्चों के बुनियादी अधिकारों की सुनिश्चितता के लिए महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि बच्चों की बुनियादी अधिकार बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये उत्तरजीविता, सुरक्षा, विकास और तथा सहभागिता के अधिकार हैं। 4 प्रकार के अधिकारों की बात की जाएगी हमारे इस चैप्टर में: सर्वाइवल, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट, पार्टिसिपेशन। उत्तरजीविता, सुरक्षा, विकास और सहभागिता। तो आपको याद रखना है कि हमारे 4 प्रकार के अधिकारों की बात की गई है। अब हम देखते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। बच्चों के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, स्वास्थ्य संबंधी तथा शैक्षिक आवश्यकताओं का वर्णन। अपूर्ण आवश्यकताएं बच्चों के विकास को किस प्रकार प्रभावित करेंगी। बच्चों के अधिकार क्या क्या हैं। UNCRC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड के बारे में पढ़ेंगे। बालिका शिशु के अधिकार, CWSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। बच्चों की आवश्यकताएं। बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्दीपित अनुभव को प्रदान करने की आवश्यकता और महत्व के बारे में आप पिछले अध्ययन में पढ़ चुके हैं। तो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि बच्चों की जो आवश्यकता है उसके लिए हमें स्टिमुलस एक्टिविटी बच्चे को करवानी चाहिए, जिससे बच्चे का डेवलपमेंट डिले काफी हद तक ठीक हो जाता है। तो हमें बच्चे को स्टिमुलस एक्टिविटीज करवाते रहना चाहिए। अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया के दौरान बच्चों की कुछ मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आवश्यकताएं होती हैं, जिन्हें समय पर पूरा किया जाना आवश्यक है। अब आवश्यकताएं बहुत प्रकार की होती हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती है, कुछ सामाजिक आवश्यकता होती है, कुछ स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना इम्पोर्टेंट है। यह समझना चाहिए कि आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर होता है। अब आपको पता होगा कि आवश्यकता और इच्छाओं में दोनों में डिफरेंस है। इच्छाओं की कामना तो हो सकती है, लेकिन यह व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं है। अब हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, मेरे पास बड़ा घर हो, तो जरूरी नहीं है कि उन सभी इच्छाओं का पूरा होना जरूरी है। बट आवश्यकता है कि उसका वो पूरा होना जरूरी ही है। कि हर एक व्यक्ति की बेसिक नीड क्या है कि उसे 3 टाइम का अच्छा भोजन मिले, रहने को अच्छा घर हो, अच्छी वायु हो। तो इच्छा और आवश्यकताओं में हमारा डिफरेंस होता है। अब हम अपनी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पढ़ेंगे। पहले हमारी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं में सुरक्षा, सलामती और संरक्षण। बच्चों के सकारात्मक मानसिक प्रसन्नता, स्वास्थ्य और राष्ट्र के लिए एक समर्पित नागरिक के रूप में विकसित होने की जरूरत है। इसके लिए अपरिहार्य है कि वे एक ऐसे वातावरण में बड़े हों जहां वे शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और संवेगात्मक रूप से सलामत, सुरक्षित महसूस करें। मतलब बच्चे को अपने जहां पर भी वो रह रहे हैं, बच्चे को सिक्योर फील हो कि हाँ उसकी भी कुछ रिस्पेक्ट है, वो सेफ फील करे, डरा डरा ना रहे। जब बच्चे सुरक्षा और सलामती का अनुभव करते हैं तो अन्य व्यक्तियों और अपने वातावरण पर भरोसा करना सीखते हैं। बच्चा खुश रहेगा तो अच्छे से उसका डेवलपमेंट होगा सभी एस्पेक्ट में। प्रेम और स्नेह। प्रत्येक बच्चे को प्यार की जरूरत है। प्रेम और स्नेह की आवश्यकता अन्य व्यक्तियों के साथ संबंधों के विकास और भरोसा पैदा करती है। अगर बच्चे को प्रेम और स्नेह मिलेगा तो बच्चा खुश फील करेगा हमेशा कि उसको भी चाहने वाले हैं लोग, तो वो भी खुश रहेगा। तो इसलिए हमें बच्चे को प्रेम और स्नेह करते रहना चाहिए ताकि बच्चा डरा डरा ना रहे।
एक देखभाल और प्यार भरे वातावरण में रहने वाले बच्चे आत्मविश्वासी, सुसमायोजित व्यक्ति के रूप में विकसित होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर बच्चे को अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा तो बच्चा कॉन्फिडेंट रहेगा, अच्छे से डेवलप होगा। समझना और स्वीकारना। माता पिता और देखभालकर्ताओं द्वारा बच्चों को स्वीकारना और समझना बच्चों की एक अन्य मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। अब ये एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है कि माता पिता बच्चे की देखभाल किस प्रकार से कर रहे हैं। अगर उसने वॉशरूम कर दिया है तो बच्चा काफी देर तक गीले कपड़ों में ही ना पड़ा रहे, उसके कपड़ों को जल्दी से जल्दी चेंज किया जाए। तो ये सारी छोटी छोटी बातें भी बच्चे को इफेक्ट करती हैं। मूल्यवान होने की भावना बच्चे में आत्मविश्वास को बढ़ाती है। बच्चा शुरू से ही कॉन्फिडेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है, इन फ्यूचर भी वो कॉन्फिडेंट ही रहेगा। बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु देखभाल करने वालों को सुरक्षित और सलामत तथा प्यार भरे माहौल सुनिश्चित करना चाहिए, जिसमें उन्हें उनके नाम से बुलाया जाए। बच्चे को उनके नाम से बुलाएं तो बच्चे को अच्छा फील होता है ना कि अरे वाओ, इस मैम को मेरा नाम पता है। हम खुद भी फील किया होगा जब हमें कोई हमारा नाम लेके बुलाता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। मुस्कुरा कर उनका स्वागत किया जाए, उनकी प्रशंसा की जाए तथा उन्हें प्रोत्साहित किया जाए तथा दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में उनकी सहायता की जाए। तो ये सभी बच्चे की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं जिनको एक बच्चे के लिए पूरा करना अति आवश्यक है। पूरक पोषण से ही स्वास्थ्य एवं पोषण की आवश्यकता। अब बच्चे का पूरा पोषण कैसे मिलेगा? जब उसकी स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को हम पूरा करेंगे। एक स्वस्थ और प्रसन्न बाल्य अवस्था एक स्थिर और दृढ़ वयस्क अवस्था का आधार है। अब ये कितना अच्छा पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि एक स्वस्थ और प्रसन्न बाल्यावस्था, किसी बच्चे की जो बाल्यावस्था है 0 to 8 ईयर्स है, वो काफी स्वस्थ और प्रसन्न तरीके से गुजरे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्थिर और दृढ़ वयस्क अवस्था एडल्ट में भी वो काफी खुश रहेगा। जीवन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अच्छे स्वास्थ्य की नींव रखी जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य अनेक कारकों से प्रभावित होता है, जैसे जैविक कारक में हमारे जीन्स, हेरिडिटी आएगी, और वातावरणीय कारक में हमारा पोषण कैसा मिल रहा है बच्चे को, उसका टीकाकरण हुआ या नहीं हुआ, शारीरिक गतिविधियां कितनी होती हैं, योगा, डांस, म्यूजिक, व्यायाम के अवसर कितने मिल रहे हैं। तो इन सभी पर भी बच्चे की जो स्वास्थ्य की आवश्यकताएं हैं वो डिपेंड करती हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की सुनिश्चितता के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। आयु के अनुरूप वजन एवं ऊंचाई में वृद्धि बच्चे के स्वास्थ्य के सामान्य होने का संकेत है। अब एज के अकॉर्डिंग अगर बच्चे की हाइट ग्रो कर रही है तो वो एक स्वस्थता का संकेत है। इसलिए बच्चे का प्रति माह या कम से कम 3 महीने में, वैसे तो प्रति माह हर माह में, और अगर हर माह में पॉसिबल ना हो तो 3 मंथ में कंपलसरी बच्चे का वजन और ऊंचाई का रिकॉर्ड वृद्धि चार्ट हमेशा रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, भोजन में पोषण संबंधी कमियों को दूर करने के लिए प्रत्येक बच्चे को पूरक आहार दिया जाए। मतलब बच्चे को होलसम फूड दिया जाए जिसमें मिल्क भी हो और एवरीथिंग इंक्लूड हो जो बच्चे के न्यूट्रिशंस को पूरा करें। वर्ष में कम से कम एक बार सभी बच्चे का स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। मतलब पूरे स्वास्थ्य का प्रशिक्षण होना चाहिए वर्ष में एक बार। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि समय पर उनके आवश्यक टीकाकरण, बच्चे को टीकाकरण भी समय समय पर मिलना चाहिए। खेल, प्रारंभिक उद्दीपन तथा अधिगम आवश्यकताएं। बच्चों के समुचित विकास के लिए खेल, प्रारंभिक उद्दीपन तथा अधिगम के अवसर आवश्यकताओं का एक अन्य समूह है। प्रशंसा तथा प्रोत्साहन से भरा हुआ वातावरण एवं खेल, अन्वेषण और प्रयोगों के अवसर बच्चे की वृद्धि और अधिगम में सहायता करते हैं। अब नॉर्मल सी बात है, अगर बच्चे को छोटे उम्र में खेल के अवसर मिल रहे हैं, बच्चा खेल रहा है, जो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, अगर बच्चा खेलेगा तो उसके समाज के साथ संबंध भी अच्छे बनेंगे। तो मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट आ जाता है हमारा खेल के थ्रू ही। तो इसलिए बचपन में बच्चों को खेल के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रारंभिक उद्दीपन, बच्चे को स्टार्टिंग में ही स्टिमुलस मिले, अधिगम के अवसर मिले बच्चे को ज्यादा से ज्यादा। तो ये सभी एक्टिविटीज कहीं ना कहीं बच्चे के लिए काफी बच्चे को अपलिफ्ट करती हैं, ऊपर की तरफ लेके जाती हैं। उद्दीपित वातावरण और खेल द्वारा सीखने के अवसरों का अभाव, जिस बच्चे को ऐसे मतलब खेल के अवसर नहीं मिलते, उद्दीपन वातावरण नहीं मिल रहा, तो बच्चे के वृद्धि और विकास को धीमा कर सकता है। बच्चों को समृद्ध अधिगम वातावरण मिलना चाहिए
जो कि आयु के अनुरूप विभिन्न गतिविधियों के अवसर तथा अधिगम सामग्री प्रदान करता हो। मुक्त वार्तालाप जैसे कहानी कथन, कविता, भाषा, सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता के विकास के अत्यधिक योगदान देते हैं। अब नॉर्मल सी बात है, एक 3 साल का बच्चा है जो अमीर परिवार में है और एक गरीब परिवार में है। एक बच्चे को अच्छे खिलौने मिल रहे हैं, पजल मिल रहा है, खेलने के लिए अलग अलग प्रकार के टॉयज मिल रहे हैं, और मतलब उसके घर का एनवायरनमेंट काफ़ी हेल्दी है, पेरेंट्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, दादा दादी खेलते हैं, तो उसका एक डेवलपमेंट अलग ही लेवल का होगा। वहीं दूसरे बच्चे को उसके पेरेंट्स काम पर जाते हैं, सब्जियां बेचते हैं, बच्चे को खुद ही घर का काम करना पड़ता है, उसके लिए मतलब वैसे खिलौने नहीं है जो मतलब उसको स्टिमुलस प्रदान करें, और मतलब अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं वो लैक करेगा। तो इसलिए खेल, प्रारंभिक उद्दीपक और मतलब पोषण, ये सभी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं बच्चे की शुरुआती आयु में। अब हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे कि हमने ऊपर कितना पढ़ा, आपको पता चलेगा। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, अब हमने ऊपर पढ़ी थी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हमारी कौन कौन सी हैं। प्रेम और स्नेह हमारी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। स्वास्थ्य और पोषण, शारीरिक स्वास्थ्य हमारा और पोषण किससे रिलेटेड, शारीरिक विकास से। उद्दीपित वातावरण, उद्दीपन वातावरण कब मिलता है बच्चे को, जब खेल के, अन्वेषण मतलब डिस्कवरी के, प्रयोग के अवसर बच्चे को मिलते हैं। अब गतिविधियां कैसी होनी चाहिए, आयु और विकास के अनुरूप ही होनी चाहिए, तभी बच्चे को उसका बेनिफिट मिलेगा। अब हम बच्चे के अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों के अधिकार, अब बच्चों के अधिकार होते क्या क्या हैं वो पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन UNCRC, इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चिल्ड्रन। मैंने आपको बता दिया, फिर भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, और अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आप 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को ठीक कर दें। अब UNCRC ने फुल फॉर्म दी है बाल अधिकार की। मुख्य रूप से नाबालिग होने की स्थिति में सुरक्षा और देखभाल के अधिकारों से संबंधित बच्चों के मानव अधिकार हैं। यह न्यूनतम हकदारी और स्वतंत्रता है। बच्चों के अधिकार सबसे न्यूनतम अधिकारी है बच्चों की, कि वो तो बच्चे को मिलने ही मिलने चाहिए। जो 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों को नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, विचार, आर्थिक स्थिति, जन्म स्थिति और योग्यता के आधार पर बिना किसी भेदभाव के प्रदान किए जाने चाहिए, और ये सभी के लिए और प्रत्येक स्थान पर लागू होने चाहिए। ये यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन है हमारी बाल अधिकार की, कि जो 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों को, जो भी 18 वर्ष से कम आयु है वो क्या कहलाएगा, बालक कहलाएगा। अब ये क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, बट हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आई थिंक 2019 में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट कोई ना कोई प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि बालक किस वर्ष की आयु को माना जाता है। 15 वर्ष से नीचे के बालक कहलाएंगे, या 18 वर्ष से नीचे के बालक कहलाएंगे, या 14 वर्ष से। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्ति क्या कहलाएंगे, बालक कहलाएंगे। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। 18 वर्ष से नीचे, चाहे किसी भी व्यक्ति की शादी भी हो रखी है ना, तो भी अगर वो 18 वर्ष से कम है तो भी वो बालक कहलाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और इन फ्यूचर भी पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। बच्चों की आवश्यकताओं तथा बच्चों के अधिकारों में अंतर संबंध। अब बच्चों की कुछ आवश्यकताएं हैं और बच्चों के अधिकार हैं, उनमें क्या अंतर संबंध है। सभी बच्चों की एक जैसी आवश्यकताएं होती हैं, चाहे वे किसी भी सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के हों। उन्हें एक सुरक्षित घरेलू वातावरण, अब सुरक्षा हर एक बच्चे को चाहिए कि घर में उसे सुरक्षित महसूस हो, अच्छा पारिवारिक जीवन मिले, पर्याप्त भोजन, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल और सम्मान की आवश्यकता होती है। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए उनकी आवश्यकताएं पूर्ण होनी चाहिए। अब इस पैराग्राफ को आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो, वैसे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इजी, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आवश्यकताएं और अधिकार एक दूसरे पर निर्भर हैं। अधिकार, बच्चों की आवश्यकताएं पूर्ण होने की उनकी हकदारी की मान्यता है। इससे समाज के सभी स्तरों पर वयस्कता,
का सुस्पष्ट कर्तव्य बनता है वे एक सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए कि प्रत्येक बच्चे के लिए ये अधिकार लागू हों। तो हर एक बच्चे की आवश्यकता और अधिकार एक दूसरे पर निर्भर हैं, क्योंकि जो बच्चे की आवश्यकताएं होती हैं अगर सरकार उन्हें अधिकार में तब्दील कर देती है तो बच्चे के लिए बहुत इजी हो जाता है प्रोसेस। अब हम अपना आगे, अब यहाँ से हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट चालू हो जाएंगे जिनको हमें बहुत कॉन्शियसली पढ़ना है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ से बिल्कुल सीरियस हो जाए। इम्पोर्टेंट वो भी था बट ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। UNCRC मैंने आपको बोला फुल फॉर्म लिखने के लिए, तो आप लिखना 20 नवंबर 1989 को, ये डेट ज़रूरी है, 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने बच्चों के अधिकारों के लिए समझौता या संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता अंगीकृत किया। अब किसने किया? संयुक्त राष्ट्र UN ने कि महासभा ने बच्चों के अधिकारों के लिए समझौता कब दिया? 20 नवंबर 1989 को। संसार में एक व्यापक रूप से सर्वाधिक अंगीकृत मानव अधिकार संधि थी ये। संसार की सबसे व्यापक मानव अधिकार संधि कौन सी थी? यही थी। इस समझौते में शारीरिक, नैतिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास के मानक तैयार किए गए दिसंबर 1992 में। अब ये तो यूनाइटेड नेशन ने तो 20 नवंबर 1989 को ये महासभा आयोजित की थी बच्चों के लिए, बट भारत ने दिसंबर 1992 में इस समझौते को स्वीकार किया था। समझौता अपने 54 अनुच्छेद के द्वारा जहां कहीं भी बच्चे हैं, बच्चों को एक व्यष्टि के रूप में देखता है कि आर्थिक, नागरिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकारों का हकदार। तो भारत ने दिसंबर, ये डेट याद रखनी है हमें, 1992 में किस आर्टिकल के तहत? 52 आर्टिकल के तहत इस बात को एक्सेप्ट किया था कि बच्चों के भी अधिकार हम देंगे, आर्थिक, नागरिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकारों का हकदार उन्हें भी माना जाएगा। उत्तरजीविता, सुरक्षा, विकास और सहभागिता के अधिकार समझौते का मूल है। तो ये चार जो हमारे डेवलपमेंट के ये जो चार हमारे अधिकार हैं बच्चों के, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जिसका एक निमोनिक है यहाँ पे मैंने लिखा है, सर्वाइवल, डेवलपमेंट, पार्टिसिपेशन, प्रोटेक्शन, जिनके बारे में यहाँ हमें चार डिटेल से बताया गया है। यहाँ हम पढ़ेंगे उत्तरजीविता का अधिकार। अब हमारा सर्वाइवल का अधिकार, इसके अंतर्गत जीवित रहने का अधिकार, बच्चे को जीवित रहने का अधिकार है। स्वास्थ्य के, मानवों की सर्वोत्तम प्राप्ति, पोषण तथा अच्छे जीवन का स्तर अधिकार बच्चे को मिले। जन्म, नाम, राष्ट्रीयता के पंजीकरण का अधिकार, तो ये सभी अधिकार हमारे किस में आएंगे? उत्तरजीविता के अधिकार में। सर्वाइवल में राइट टू सर्वाइवल। सुरक्षा का अधिकार मतलब राइट टू प्रोटेक्शन। आपातकाल तथा सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में विशेष संरक्षण के अधिकार समेत सभी प्रकार के शोषण, दुर्व्यवहार, अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार से स्वतंत्रता अर्थात छुटकारा सुरक्षा के अधिकार में शामिल है। बच्चे को हर प्रकार से सुरक्षित महसूस होना चाहिए। अब ये निमोनिक है SDPP, अगर आप इसको बार बार बोलेंगे SDPP तो आपको याद हो जाएगा सर्वाइवल, डेवलपमेंट, पार्टिसिपेशन, प्रोटेक्शन, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। विकास का अधिकार, राइट टू डेवलपमेंट। अब बच्चे को विकास का अधिकार है जिसमें शिक्षा का अधिकार हमारा इंक्लूड होगा। अब एग्जाम में इस तरीके से पूछ लेगा कि विकास के अधिकार में कौन कौन से अधिकार शामिल हैं, तो अगर आपने ये पढ़े होंगे तभी तो आप अच्छे से बता पाओगे, वरना विकास के अधिकार में सारे ही अधिकार आपको लगेंगे। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी जो यहाँ पे दिया गया है सहभागिता के अधिकार में, वो भी आपको विकास के अधिकार के अंदर लगेगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है, हमें याद करना है। पूर्व बाल्यावस्था में देखभाल एवं विकास हेतु सहयोग तथा सामाजिक सुरक्षा का अधिकार भी हमारा विकास का अधिकार है। इसमें अवकाश, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियों के अधिकार भी शामिल है। सहभागिता का अधिकार, सहभागिता के अधिकार में उचित सूचना तक बच्चों की पहुंच, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विवेकशीलता, धार्मिकता का अधिकार शामिल है। अब ये चारों पॉइंट आपको अच्छे से याद करने हैं कि किस में कौन सा अधिकार शामिल है, ठीक है। अब हम ये दो क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे इम्पोर्टेंट हैं। सेम वही है जो मैंने आपको काम दिया है कि यूनाइटेड नेशन UNCRC की फुल फॉर्म आपको लिखनी है, जो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब UNCR के अनुसार बच्चे के दो मुख्य अधिकार, अब UNCR के अनुसार बच्चे के 4 प्रकार के अधिकार मिले जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किए। SDPP,
उत्तरजीविता का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार, सहभागिता का अधिकार। तो यहाँ पे मैंने आपको चारों अधिकार कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। सर्वाइवल, राइट टू सर्वाइवल, राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू पार्टिसिपेशन, राइट टू डेवलपमेंट। बच्चों के अधिकारों की प्राप्ति हेतु सरकारी अधिनियम तथा योजनाएं। अब सरकार ने भी कुछ अधिनियम बनाए बच्चों के अधिकार के लिए, जो हम पढ़ना शुरू करते हैं अब। समग्र शिक्षा अभियान विद्यालय शिक्षा के लिए एकीकृत योजना है 2018। समग्र शिक्षा अभियान, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन। आपको याद रखना है, समग्र शिक्षा अभियान वर्ष क्या है, 2018। समग्र शिक्षा अभियान या विद्यालय शिक्षा के लिए एकीकृत योजना पूर्व प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 12 तक की विद्यालय शिक्षा का एक व्यापक कार्यक्रम है। अब हम इस समग्र शिक्षा अभियान कौन सी पूर्व प्राथमिक से शुरू होकर, पूर्व प्राथमिक से कब तक है, 12th क्लास तक है। आपको ये याद रखना है, विद्यालय शिक्षा तक एक व्यापक कार्यक्रम है। सभी बच्चों के लिए विद्यालय शिक्षा के समान अवसर तथा समतामूलक अधिकार, प्रतिफलों के पदों में मापित विद्यालय शिक्षा की प्रभावशीलता में सुधार करना इसका मुख्य लक्ष्य था, कि हम विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कर पाएं कि सभी बच्चों को क्वालिटी वाली एजुकेशन प्राप्त हो। इसमें 3 योजनाएं शामिल है। अब हमारे समग्र शिक्षा अभियान में याद रखना, ये समग्र शिक्षा अभियान सर्व शिक्षा अभियान से डिफरेंट है, क्योंकि दोनों नाम थोड़े राइमिंग में हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। समग्र शिक्षा अभियान अलग है। इसमें 3 योजनाएं शामिल हैं, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक अभियान। तो ये तीनों मैं यहाँ आपके लिए लिख देती हूँ। हमारे समग्र शिक्षा अभियान में 3 अभियान शामिल हैं। पहला है हमारा सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा है हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और तीसरा है हमारा टीचर एजुकेशन। तो ये तीनों हमारी समग्र शिक्षा अभियान में 2018 की है, जो उसमें इंक्लूडेड है। यह योजना विद्यालय के पूर्व प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तरों के एक सत्य के रूप में देखती है। ये हर एक लेवल को इंक्लूड कर रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, फाउंडेशन हो, अपर प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ पूर्व प्राथमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक तक समावेशी और समतामूलक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। जो हमारी समग्र शिक्षा अभियान है, इसमें हमारे बच्चों के पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक, मतलब उनकी एजुकेशन पर फोकस किया गया है। विद्यालय शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतरों को दूर करना, कि स्कूल में कोई लैंगिक अंतर ना हो, लड़के और लड़कियों के लिए एक समान सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर समता और समावेशन को बढ़ावा दिया जाए। सुनिश्चित करना, विद्यालय प्रावधानों में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना, शिक्षा में व्यवसायिक को प्रोत्साहन देना, राज्यों में शिक्षा के अधिकार की क्रियान्वयन में सहायता देना। ये आप पढ़ सकते हैं, नॉर्मल लिखा हुआ है कि क्या क्या समग्र शिक्षा अभियान के तहत मतलब बातों को रखा गया था। मातृत्व लाभ अधिनियम, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017। आपको ये डेट याद रखनी है। हमारी समग्र शिक्षा अभियान का क्या डेट था, 2018 था, और मातृ लाभ अधिनियम 2017। नेशनल मिनिमम गाइडलाइंस फॉर सेटिंग अप एंड रनिंग क्रैचेस अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017। 2018 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, मतलब मातृ लाभ अधिनियम हमारा किस में आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अपने पॉइंट्स में लिख सकते हैं आप। मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 के अंतर्गत क्रैच की स्थापना तथा संचालन हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम दिशा निर्देश जारी किए गए। अब हमारा इसमें मातृत्व लाभ अधिनियम में क्रैच पर फोकस किया गया। 50 या डाटा याद रखना, 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक संस्थान में क्रैच की सुविधाएं होंगी। 50 प्लस अगर कहीं भी कर्मचारी हैं तो वहां पर क्रैच की सुविधाएं दी जाएंगी बच्चों के लिए। क्रैच में प्रत्येक बच्चे को संपूर्ण विकासात्मक देखभाल की सुनिश्चितता हेतु ये दिशा निर्देश स्थान, समय, आधारभूत ढांचा, उपकरण, स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाएं, सुरक्षा तथा संरक्षण, प्रशिक्षित मानव संसाधन, माता पिता की व्यवस्था या अन्य प्रमुख मापदंडों के बारे में नियोक्ता को अपने कर्मचारियों के लिए उनके 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे
कितने बच्चे होंगे? 6 मंथ टू 6 ईयर तक के बच्चे होंगे क्रैच में। के लिए क्रैच की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्रैच की स्थापना एवं प्रबंधन के लिए सुविधाएं दी गई। तो आपको रखना है 6 मंथ से 6 ईयर के बच्चे होंगे, 50 प्लस या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक स्थान पर क्रैच की सुविधाएं दी जाएंगी और हमारे मातृ लाभ अधिनियम के तहत ये होगा। और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में ने 2018 में मातृ लाभ अधिनियम क्रैच को शुरू किया था। अब मातृत्व लाभ अधिनियम संशोधन है, अब ये संशोधित हुआ था 2017। संशोधन में कुछ नए पॉइंट्स ऐड किए गए थे। मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 ने महिला कर्मचारियों के लिए उपलब्ध वेतन सहित अवकाश की अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह तक कर दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। पहले 12 सप्ताह की उनको अवकाश मिलता था, फिर 26 सप्ताह का अवकाश दिया जाने लगा। अधिनियम में यह लाभ बच्चा गोद लेने वाली तथा सरोगेसी द्वारा संतान प्राप्त करने वाली माताओं के लिए भी है। अब ये नहीं कि जिनको बच्चा हुआ केवल उन्हें ही ये लाभ मिलेगा। अगर किसी माता ने बच्चे को गोद लिया है, सरोगेसी द्वारा उन्होंने संतान प्राप्त किए, तो उन्हें भी ये लाभ दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत बच्चा गोद लेने वाली महिला को बच्चा गोद लेने के दिन से 12 सप्ताह का वेतन सहित अवकाश प्रदान किया जाएगा। यह अधिनियम फैक्ट्री, खानों, दुकानों या 10 और उससे अधिक कर्मचारियों वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत सभी महिलाओं के लिए लागू होगा। महिला कर्मचारियों को क्रैच जाने की अनुमति होनी चाहिए। अधिनियम में घर से कार्य का प्रावधान भी होगा। अगर कोई महिला घर से कार्य करना चाहती है तो वो भी कर सकती है, जिससे 26 सप्ताह के अवकाश के समाप्त होने के बाद प्रयोग में लाया जा सकता है। अगर 26 सप्ताह का अवकाश खत्म हो गया है और महिला फिर अपने घर से काम करना शुरू करना चाहती है तो वो भी कर सकती है। तो आज की हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट में चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अब हमारे थोड़े से पॉइंट्स बचे हैं जिनको कल हम कंप्लीट करेंगे। तो कल आप सेकंड पार्ट को देखेंगे और फिर हम फोर्थ चैप्टर पर आ जाएंगे। अब हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे ही सीक्वेंस वाइज हम अपने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे और एंटिटी को टारगेट करते हुए अपनी एक सीट को पक्की करेंगे। अगर मेहनत करेंगे तो सफलता सबको मिलती है। अगर आप पढ़ाई पर ध्यान देंगे, माँ सरस्वती का ध्यान लेंगे, तो माँ सरस्वती कभी किसी का उधार नहीं रखती, वो सबको उनकी मेहनत का फल देती है। तो अपनी मेहनत करते रहिए, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव रहें, नौकरी आपको पक्का मिलेगी, मेहनत करते रहें। आई नो हमारे एनटीटी के कोर्स में ज़्यादातर हमारी गर्ल्स, वुमेन्स होती हैं और आई नो उनके लिए एक जॉब कितनी इम्पोर्टेंट होती है, मुझे भी ये पता है। तो आप मेहनत करते रहिए, पॉजिटिविटी के साथ आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और माँ सरस्वती का ध्यान रखें, वो आपका उधार कभी नहीं रखेगी। अगर आप मन लगाकर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। और रिवीजन मस्ट करते रहें, रिवाइज करते रहें, रिवीजन को नहीं छोड़ें। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं और मिलते हैं कल। अपने थर्ड चैप्टर को फिनिश कर देंगे कल हम डेफिनेटली।